हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाई संतोष सर और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके लिए क्लास 12th के एनसीईआरटी का जो बुक है और उस एनसीईआरटी के बुक में जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उस पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, मतलब कुछ पॉइंट दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन, आप देख सकते हैं परागकण। तो आज हम इस दो पॉइंट को देखेंगे। और लघु बीजाणु जनन आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपसे वादा किया था कि छठ बाद हम आपको सीक्वेंस में वीडियो लेकर के आएंगे और अब पाठ वाइज पाठ आपको पढ़ाएंगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसके पहले भी मेरा वीडियो आप लोगों के पास गया होगा, आप लोग उसको देखे होंगे और उससे कुछ प्रश्न को याद भी किए होंगे। आइए इसी कड़ी में एक और वीडियो उसी चैप्टर का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये प्रथम चैप्टर है क्लास 12th के एनसीईआरटी का बायोलॉजी का। तो प्रथम चैप्टर में आप देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन और परागकण। आइए दो पॉइंट हम लोग समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोप्रोगेनेसिस। आप देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन, ये पॉइंट पूछा हुआ है परीक्षा में। सबसे पहले इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया पॉइंट है। एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन से कुछ पॉइंट हमने लिखा है, तो आप इसको भी देखिएगा। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। ये परागकण पराग कोश के फूटने के अर्थात स्फुटन के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट लघु बीजाणु जनन से कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार, मतलब बहुत संख्या में लघु बीजाणु और परागकण का निर्माण होता है। और ये परागकण पराग कोश के फूटने के साथ मुक्त हो जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु बनते हैं और परागकण बनते हैं। और ये जो परागकण होते हैं वो पराग कोश के फटने के बाद ही या फटने के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक लघु बीजाणुधानी प्रारंभ में गोलाई में प्रकट होते हैं। गोलाई मतलब गोल। तो एक लघु बीजाणुधानी प्रारंभ में यानी शुरू में गोल होते हैं जो बाद में चलकर चतुष्कोणीय हो जाते हैं। आप याद रखिएगा कि एक लघु बीजाणुधानी शुरू में कैसा दिखाई पड़ता है, तो शुरू में गोल दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर बाद में चलकर इसका आकार चतुष्कोणीय हो जाता है और यह सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरा होता है। तो आपको याद कर लेना है इस पॉइंट को कि यह कितने भित्तियों से घिरा होता है, तो 4 भित्तियों से। मतलब ये चतुष्कोणीय होता है ना, चतुष्कोणीय। तो चतुष्कोणीय कितने भित्तियों से घिरा होता है, तो 4 भित्तियों से घिरा होता है। एक बार फिर से समझेंगे इसको कि एक लघु बीजाणुधानी शुरू में या प्रारंभ में गोल होता है, लेकिन बाद में चलकर चतुष्कोणीय आकार के हो जाता है और यह सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरा होता है या आवृत होता है। अब देखिए, अभी 4 भित्ति कौन कौन है आप देख सकते हैं। चारों भित्ति का नाम हमने लिखा है और चारों भित्ति का नाम आप देख लीजिएगा। बाह्य त्वचा, सबसे पहले है बाह्य त्वचा, दूसरा है अंतस्थिसियम। तो पहला है बाह्य त्वचा और दूसरा है अंतस्थिसियम और तीसरा है मध्य परते और चौथा है टैपिटम। तो आप देख सकते हैं एक लघु बीजाणुधानी के 4 भाग होते हैं या यह 4 भित्तियों से आवृत होता है। तो कौन कौन भित्ति? बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, मध्य परते और टैपिटम। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि
एक लघु बीजाणुधानी प्रारंभ में कैसा दिखता है, गोल दिखता है, बाद में चलकर कैसा दिखने लगता है, चतुष्कोणीय दिखने लगता है। यह सामान्यतः कितने भित्तियों से आवृत होता है, तो 4 भित्तियों से आवृत होता है। और वो 4 भित्ति कौन कौन है, तो बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य परते और एपिटम। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद एक पॉइंट है परागकण। आप देख सकते हैं परागकण, परागकण से भी तो परीक्षा में आता है ना, तो परागकण को भी ठीक से आप समझिए। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि परागकण क्या होता है, नर युग्मक की मादा युग्मक, तो परागकण नर युग्मक होता है। याद कर लीजिएगा, परागकण नर युग्मक होता है। परागकण क्या होता है, नर युग्मक। दूसरा पॉइंट है इसमें, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, सबका अलग अलग होता है, यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जो परागकण होंगे वो अलग अलग होंगे। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि परागकण गोलाकार होते हैं, यानी ये गोल होते हैं। तो परागकण कैसा होता है, गोल होता है। इनमें स्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कितनी परतों वाली, 2 परतों वाली, जिसमें एक कठोर परत होता है, यानी कठोर परत यानी बाहरी भित्ति होती है, जिसको हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि परागकण के बाहरी भित्ति का नाम क्या है, तो परागकण के बाहरी भित्ति का नाम होता है बाह्य चोल। ठीक है, और भी देख सकते हैं जो स्पोरोपालेलिन से बनी होती है, देख लीजिएगा, बहुत पॉइंट बढ़िया है। तो बाह्य चोल, परागकण की बाहरी भित्ति किस को क्या बोलते हैं, तो परागकण की बाहरी भित्ति को बोलते हैं बाह्य चोल। और बाह्य चोल किसकी बनी होती है, तो बाह्य चोल बनी होती है स्पोरोपोलेलिन की बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होती है। तो आइए इसको फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। परागकण कैसा होता है, तो गोल होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति पाई जाती है। कितनी परतों वाली, 2 परतों वाली। तो 2 परतों वाली भित्ति पाई जाती है, जिसमें बाहरी भित्ति का नाम क्या है, बाह्य चोल। बाह्य चोल किसका बना होता है, तो स्पोरोपालेलिन की बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। दूसरा, तो बाहरी भित्ति बाह्य चोल और बनी थी स्पोरोपालेलिन की, और उसी तरह से परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है अंदर वाली, उसका नाम होता है अंततः चोल। तो ये बाहरी भित्ति का नाम था बाह्य चोल, बनी थी स्पोरोपालेलिन की, और आंतरिक भित्ति का नाम होता है अंततः चोल। यह एक पतली तथा सतत परत वाली होती है, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। देख लीजिए कितना बढ़िया पॉइंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अंततः चोल किसकी बनी होती है, तो अंततः चोल बनी होती है सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की। तो अच्छा से समझ लीजिएगा कि परागकण गोलाकार होता है, ये 2 परतों वाली होती है, और बाहरी परत का नाम बाह्य चोल बनती है स्पोरोपालेलिन से, और आंतरिक भित्ति यानी अंदर वाले पार्ट का नाम अंततः चोल, और ये बनता है सेलुलोज एवं पेक्टिन की। आइए इसके बाद एक और पॉइंट है, परागकण का जीव द्रव एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, यानी घिरा हुआ होता है। जब परागकण परिपक्व हो जाता है, तब उसमें 2 कोशिकाएं, तो 2 कौन कौन कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका तथा एक जनन कोशिका समाहित होती है। तो फिर से एक बार इस पॉइंट को देखेंगे कि परागकण का जीव द्रव एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। तो परागकण का जीव द्रव किससे आवृत होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली से, प्लाज्मा भित्ति से, माफ कीजिएगा, प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। और जब परागकण परिपक्व हो जाता है, तब उसमें 2 कोशिकाएं बनती है, जिसमें पहला का नाम होता है कायिक कोशिका और दूसरा का नाम होता है जनन कोशिका। इसी तरह से एक और पॉइंट है, यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो परागकण होता है वो उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। तो
आप देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन और फिर एक पॉइंट परागकण। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें और एक बार मेरे YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब एकदम हम आपको बता दिए, वादा किए थे कि सीक्वेंस अब लेके आ रहे हैं, तो एकदम आपके हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी प्रश्न लेके आएंगे अब एकदम NCERT का, ताकि आपके परीक्षा में सेम टू हूबहू क्वेश्चन जाके वहां आप देख सकते हैं। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियो देखिए और लाभ उठाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। जय माता दी।